हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का करियर अड्डा के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। मैं हूं दीक्षा पांडे और इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लैट 2027 की स्ट्रैटेजी की। अगर आप ड्रॉपर हैं तो आपने अगर इस साल ड्रॉप लिया है और आप किसी कॉलेज में नहीं जा रहे हैं, यानी कि आपने कोई कॉलेज नहीं लिया है और अब इस साल आप एक साल पूरी मेहनत करके तैयारी करके दोबारा से क्लैट 2027 देना चाहते हैं और अपना ड्रीम एनएलयू अचीव करना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। अब क्या स्ट्रैटेजी आपको फॉलो करनी है थ्रू आउट दिस प्रिपरेशन जर्नी, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी, तो लास्ट तक बने रहिएगा इस सेशन में। चलिए तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको अपना माइंड मेकअप करना है। कई बार बच्चों को ये दिल में मलाल रह जाता है कि ये हमारा गैप ईयर है और हम सभी को बताएंगे तो हमको शेम फील होगा। ये आपको नहीं करना है। अपना माइंड मेकअप करो, इस गैप ईयर को एक ग्रोथ ईयर की तरह समझो और इस ग्रोथ को और ज्यादा बढ़ाओ। देखो, गैप लेना कोई फेलियर नहीं होता, ड्रॉप लेना भी फेलियर नहीं होता, लेकिन इस ड्रॉप को अच्छे से यूटिलाइज ना कर पाना ये एक फेलियर हो सकता है। तो कौन सी ऐसी मिस्टेक्स है जो आपको नहीं करनी है और कौन सी ऐसी स्ट्रैटेजीज है जो आपको फॉलो करके चलना है थ्रू आउट योर प्रिपरेशन जर्नी, जो आपको हेल्प करेगा इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए। सो नंबर 1, आपको यहाँ पे सबसे पहले एक्नॉलेज करना है कि आपका पास्ट क्या रहा है। क्लैट 2026 नहीं निकला, कोई ब्लंडर किया है, कोई बात नहीं, लेट बायगॉन्स बी बायगॉन्स, और अब आपको एक फ्रेश स्टार्ट करना पड़ेगा। दूसरी चीज, आपको यहाँ पे दूसरों को समझाने की जरूरत नहीं है कि आप क्यों ड्रॉप ले रहे हैं, क्योंकि कई बार बच्चे सोशल प्रेशर में आके ड्रॉप नहीं लेते हैं, किसी प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले लेते हैं और अपने ड्रीम एनएलयू के साथ ना कहीं कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं, अपने फ्यूचर के साथ, अपने ड्रीम्स के साथ, अपने आने वाले जो भी उनकी फ्यूचर ग्लोरीज हैं उनके साथ कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं। वो हमें नहीं करनी है। हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले एक रियलिटी चेक देना है खुद को कि हम ड्रॉप ले रहे हैं और ड्रॉप लेना कोई फेलियर नहीं है। हमें इस ड्रॉप में बहुत मेहनत करनी है। अब वो कैसे होगी? दूसरी बात, आपके पास एक एडवांटेज है। देखो, ड्रॉप तो ले रहे हो लेकिन साथ साथ में एक एडवांटेज भी है, क्योंकि आपको पता है क्लैट 2026 के बारे में आपने दिया है। अगर आपने नहीं भी दिया है और आप 12th से तैयारी कर रहे हो या फिर आप फ्रेश स्टार्ट कर रहे हो, तो आपको यहाँ पे सबसे पहले क्या करना है? सबसे पहले आपको PYQs को सॉल्व करना है। अगर आप एक फ्रेश ड्रॉपर हो, अभी तक आपने क्लैट के बारे में ना सुना है, ना कभी एक एग्जाम दिया है, क्लैट 2026 भी अटेम्प्ट नहीं किया और आप पहली बार क्लैट 2027 को अटेम्प्ट करोगे, तो सबसे पहले PYQs को सॉल्व कर लेना कम से कम 2 से 3 बार, ताकि आपको जो क्लैट कंसोर्शियम है जो पेपर बनाती है उसका माइंडसेट समझ में आए कि वो किस तरीके के क्वेश्चंस आपसे पूछ सकते हैं। उसके अलावा अगर आप ड्रॉपर हो जो ऑलरेडी एक बार क्लैट दे चुके हैं और दोबारा से ड्रॉप लेने का प्लान कर रहे हैं, तो आपके पास एक एक्स्ट्रा एज है, क्योंकि आपको पता है कि क्लैट कैसे टाइप के क्वेश्चंस पूछता है और आपने ऑलरेडी क्लैट 2026 के लिए प्रिपरेशन की हुई है। तो अब आपको यहाँ पे स्टार्टिंग फ्रॉम द वेरी स्क्रैच शुरू नहीं करना है, आपको करना है अपने एक्सपीरियंस से शुरू। अगर आपकी मेहनत आपने 50% की है, तो अब आपको 0 से दोबारा शुरू नहीं करना पड़ेगा। अब आपको उस 50% से शुरू करना है और आपको 100% पर जाना है। यानी कि मेहनत है आधी, लेकिन थोड़ी सी स्मार्ट स्ट्रैटेजी के साथ आप इस एग्जाम को क्रैक कर पाओगे। उसके अलावा गाइज, यहाँ पे जो गोल है हमारे इस पूरी जर्नी का, वो गोल ये है कि हमें ये जो गैप है ना बीच में, आई ऑलमोस्ट मेड इट से आई एम द टॉपर तक का गैप, इस गैप को हमें ब्रिज करना है। फिर अगर हम बात करते हैं फेज 1 की, जहां पर आप अपनी प्रिपरेशन जर्नी को स्टार्ट करेंगे, तो वहां पर आपको कौन कौन सी चीजों का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है और शुरुआत कहां से करनी है, क्योंकि कई बार बच्चे इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैम शुरू कहां से करें, कौन सा सब्जेक्ट पढ़े, कौन सा छोड़ दें। हम अपने स्ट्रैटेजी को कैसे एक स्ट्रक्चर दें ताकि हम ढंग से पढ़ पाएं, क्योंकि दिमाग में बहुत सारी चीजें चल रही होती हैं कि लीगल कर लेते हैं, QT कर लेते हैं, लॉजिकल रीजनिंग कर लेते हैं, करंट अफेयर तो मिस ही हो गई। तो हमें एक स्ट्रैटेजाइज वे में, एक स्ट्रक्चर्ड वे में प्रिपरेशन अपनी करनी है। तो सबसे पहले आप 2026 के अटेम्प्ट को एनालाइज करो, अगर आपने दिया है तो, और अगर नहीं भी दिया है तो लास्ट ईयर का ये वाला जो मॉक आपका, ये वाला जो एग्जाम हुआ है 2026 का, इसको एक बार जाके देखो। ठीक है, इसमें कौन से क्वेश्चंस पूछे गए हैं, किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, क्या उन्होंने सरप्राइजिंग एलिमेंट डाल दिया था। जैसे क्लैट 2026 के अंदर
इन्होंने क्रिटिकल रीजनिंग में एक बहुत ही बड़ा सरप्राइज दे दिया था सारे ही स्टूडेंट्स को। इन्होंने क्रिटिकल रीजनिंग के सवाल कम पूछ के उन्होंने एनालिटिकल रीजनिंग के सवाल ज्यादा पूछ लिए थे, जो पिछले कुछ सालों से नहीं आ रहे थे। तो ये एक बहुत बड़ा सरप्राइज था और बच्चों ने बहुत ज्यादा ब्लंडर भी किया है। कुछ बच्चों के लिए ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज भी हुआ जिन्होंने एआर को कभी भी मिस आउट नहीं किया, हल्के में नहीं लिया। तो आपको भी इन सरप्राइजेस के लिए हमेशा से प्रिपेयर रहना, अपने माइंड को प्रिपेयर करना है, क्योंकि हर साल क्लैट कुछ ना कुछ ऐसा कर ही देता है। तो ये चीज का आपको ध्यान रखना है। दूसरी चीज आपको अब ये पता करना है कि अगर आपने 2026 का अटेम्प्ट दिया था तो आप किस चीज से चूक गए, आपने क्या ऐसी गलतियां की उस एग्जाम में जो आपको सिलेक्शन नहीं दिलवा पाई। क्या आप यहाँ पे पैनिक हो गए थे, इस वजह से आपका एग्जाम नहीं निकला, या फिर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं थे इस वजह से एग्जाम नहीं निकला, या फिर रीडिंग स्पीड कमजोर थी इसलिए एग्जाम नहीं निकला, या फिर हमारी इंग्लिश कमजोर है, अंडरस्टैंडिंग में दिक्कत आ रही है, कॉम्प्रीहेंशन वीक है इस वजह से एग्जाम नहीं निकला, या फिर हमारी जीके ही खराब थी, या कोई स्पेसिफिक सब्जेक्ट खराब था, या कोई एक सरप्राइजिंग एलिमेंट आ गया जिसको हम हैंडल नहीं कर पाए इस वजह से खराब हो गया। तो आपको पहले फोकस करना है अपने वीक एरियाज में और ये आइडेंटिफाई करना है कि आपने कौन से ब्लंडर किए हैं इस अटेम्प्ट में जो आपको नेक्स्ट अटेम्प्ट में नहीं करने हैं। उसके बाद फिर आते हैं हम हमारे मिस्टेक्स के ऊपर। तो जो मिस्टेक्स आपने यहाँ पे लर्निंग के थ्रू की हैं, मतलब कि कई बार ऐसा होता है कि हम लीगल का कोई टॉपिक पढ़ रहे होते हैं लेकिन टॉपिक कुछ और है, हमारी अंडरस्टैंडिंग कुछ और होती है, यानी कि हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है टॉपिक को लेके वो उसी के अंदर फ्लॉ है। हम गलत कॉन्सेप्ट्स को आज तक याद करते आए हैं और इसी वजह से हम उनके फंडामेंटल में ही गड़बड़ कर देते हैं और वहां पे हमारा क्वेश्चन गलत हो जाता है। आपको इस चीज को एनालाइज करना है अच्छे से और उनको दोबारा से अनलर्न करना है उन मिस्टेक को जो आपने फंडामेंटल गलत याद कर ली हैं, गलत तरीके से आपने पढ़ा है जिन्हें, उन्हें पहले भूलो और दोबारा से उन फंडामेंटल्स को अप्रोच करो और अच्छे से अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो। फिर हमें यहाँ पे रीबिल्ड करना है अपने फाउंडेशन को, क्योंकि बच्चे थोड़ा सा डिप्रेशन में भी चले गए हैं, थोड़ा सा डीमोरलाइज भी हो गए हैं कि हमारा 2026 का अटेम्प्ट तो बहुत खराब गया है मैम, अब तो मन भी नहीं कर रहा 2027 देने का, इतना ज़्यादा बड़ा ब्लंडर हो गया हमारे से। तो अब आपको क्या करना है, थोड़ा सा अपने मोटिवेशन को इंक्रीज करना है। डिमोटिवेट सब होते हैं, सबको बुरा लगता है जब हमने इतनी मेहनत की होती है और हमारा ड्रीम कॉलेज हमारे हाथ से छूट जाता है तो सबको बुरा लगता है। लेकिन अब आपको दोबारा से अपने फाउंडेशन को रीबिल्ड करना है। जो चीजें आपकी कमजोर थी, जो एरियाज आपके वीक थे, उन रेड एरियाज को आपको टारगेट दोबारा से करना है और उनको स्ट्रॉन्ग करना है। फिर अगर हम बात करते हैं फेज 2 की, जैसे ही आप इस फेज 1 से बाहर आ जाएंगे, ये सारी चीजें कर लेंगे, फिर आप आएंगे फेज 2 पे। फेज 2 में आपको क्या करना है, तो आपको अपनी रीडिंग स्पीड इंप्रूव करनी है। देखो ये जो एग्जाम है ना, इस एग्जाम की 2 डिमांड्स हैं। डिमांड नंबर 1 योर रीडिंग स्पीड, क्योंकि ये एग्जाम में टाइम क्रंच बहुत है। 120 मिनट्स मिलते हैं, 120 क्वेश्चंस होते हैं, लंबे लंबे पैसेजेस, लंबे लंबे क्वेश्चंस, लंबे लंबे ऑप्शंस। अब आपकी अगर रीडिंग स्पीड ही खराब है तो आप इस पैसेज, ना ही आप इस एग्जाम को पूरी तरीके से अटेम्प्ट कर पाओगे, ना ही आप पैसेज को अंडरस्टैंड कर पाओगे और हमेशा पैनिक मोड में रहोगे कि हमारा टाइम जा रहा है, टाइम जा रहा है, जिसकी वजह से ना आप क्वेश्चन सही कर पाओगे और ना ही पूरा पेपर अटेम्प्ट कर पाओगे। तो अगर रीडिंग स्पीड आपकी अच्छी है ना तो वो एक गेम चेंजर बन सकती है आपके लिए। उसके अलावा रीडिंग स्पीड आपको इंप्रूव कैसे करनी है, तो हर दिन आपको क्या करना है, रीडिंग करनी है। चाहे आप न्यूज़पेपर रीड कर रहे हो, चाहे आप कोई नॉवल रीड कर रहे हो, कोई आर्टिकल, कोई ब्लॉग, कुछ भी रीड कर रहे हो, बट रीडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो आपकी स्पीड को इंप्रोवाइज करेगी। स्पीड अगर आपकी इंक्रीज हो गई तो एक जो चैलेंज आपको आता है ना कि मैम हमारा पेपर ही छूट जाता है, हम क्वेश्चन ही सारे अटेम्प्ट नहीं कर पाते, वो आपका यहाँ पे अब दोबारा से वो चैलेंज आपको फेस नहीं करना पड़ेगा। दूसरी चीज, अब यहाँ पे जो जीके में लोग ब्लंडर करते हैं ना बच्चे, कि सिर्फ हमने मेमोराइज कर ली चीजों को, वो नहीं करना है। अब आपको जीके के साथ अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है, ठीक है, आपको लॉजिक डेवलप करना है उसके साथ। ऐसा नहीं है हमने किसी फैक्ट को बस रट लिया है, फैक्ट के आगे पीछे के बारे में हमें सब कुछ पता होना चाहिए, उसकी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सब कुछ। कोई फैक्ट है तो वो क्या है, वो क्यों है, वो किस लिए बना, क्या उसका पर्पस है, सब कुछ इन एंड आउट आपको पता होना चाहिए। तो जीके को अब आप फैक्ट के हिसाब से नहीं पढ़ोगे, जीके को आप अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से पढ़ोगे। न्यूज क्यों है, क्यों चर्चा में है, इसकी क्या हिस्ट्री रही है, इसका स्टैटिक पार्ट क्या है, इसका करंट पार्ट क्या है, वो सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए और वो आपके न्यूज़पेपर से ऑटोमेटिकली डेवलप हो जाएंगी। न्यूज़पेपर अगर आप अच्छे से फॉलो कर रहे हो तो आपको ये भी पता होगा कि न्यूज़पेपर कैसे पढ़ना होता है, और अगर आप स्मार्ट वे में न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो तो आप यहाँ पे अच्छे से अपनी जीके कवर कर पाओगे। अब न्यूज़पेपर कैसे पढ़ना है उसके लिए मैं अलग से सेपरेट वीडियो आपके लिए बना दूंगी। फिर
हम बात करते हैं क्वांटिटेटिव टेक्निक की। ये बड़ा गेम चेंजर होता है, ठीक है। ये गेम चेंजर इसलिए मैं कह रही हूँ क्योंकि आधे से ज्यादा स्टूडेंट्स जो है वो मैथ्स से डरते हैं और उनको लगता है कि यार मैथ्स का वेटेज तो सिर्फ 10% का ही है, इसमें 10 से 12 क्वेश्चन या 14 क्वेश्चन आते हैं, तो अगर हम इसको छोड़ भी दें और इसका जितना टाइम है वो बाकी सब्जेक्ट में लगा दे तो हम वहां से आंसर्स निकाल सकते हैं, वहां से हम नंबर निकाल सकते हैं। लेकिन बच्चे ये भूल जाते हैं कि और भी ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो क्यूटी भी अटेम्प्ट करते हैं और साथ साथ में बाकी के सारे क्वेश्चंस भी अटेम्प्ट करते हैं और वहां से तो वो नंबर निकालते ही हैं, लेकिन क्यूटी से भी वो नंबर निकाल लेते हैं जहां पे उनको मिल जाता है एज, जहां पे आपको नहीं मिल पाता। तो आपको इस क्यूटी को हल्के में नहीं लेना है, ये गेम चेंजर कई बार बन जाता है और कई बार क्यूटी इतना इजी आ जाता है कि एक मतलब अनाड़ी से अनाड़ी बच्चा भी उस डीआई को आसानी से कर सकता है, लेकिन आपने कभी देखा ही नहीं, क्यूटी का सेक्शन ही नहीं खोल के देखा क्योंकि डर ही इतना बैठ गया है दिमाग में, तो ये काम नहीं करना। क्यूटी को अगर आपको कॉन्कर करना है, इस डर को बाहर निकालना है, तो अभी आपके पास बहुत अच्छा खासा टाइम है। सारे आप यहाँ पे जितने भी आपके कॉन्सेप्ट्स हैं क्यूटी से रिलेटेड, उन सभी को दोबारा से ब्रशअप करो, दोबारा से प्रैक्टिस करो। जितनी प्रैक्टिस करोगी क्यूटी उतनी ही क्यूटी बनती चली जाएगी, आपके लिए ही बेनिफिशियल होगी। तो क्यूटी पर आपको ध्यान देना, इग्नोर नहीं करने इन 10 से 14 मार्क्स को, ये गेम चेंजर हो जाते हैं कई बार। फिर फेज 3 पर हम आते हैं, मॉक मैराथन। अब जब आप अपने फेज 2 से आ चुके होंगे, पार कर लेंगे आप फेज 2 को, जब आपकी रीडिंग स्पीड अच्छी हो गई होगी, आपका कॉम्प्रिहेंशन अच्छा हो गया होगा और साथ ही साथ आपका फाउंडेशन भी दोबारा से रीबिल्ड हो गया होगा, फिर आपको क्या करना है, असली गेम शुरू होता है यहां से, क्योंकि यहां पे आपकी रैंक डिसाइड होती है, यहां से आपका स्कोर इंप्रूव होता है। जितने ज्यादा मॉक लगा सकते हो उतने ज्यादा मॉक लगाओ। पहले अगर आप 15 दिन में एक मॉक लगा रहे थे तो अब आपको हर एक हफ्ते में एक मॉक लगाना है और जैसे जैसे क्लैट पास आता जाएगा वैसे वैसे फ्रीक्वेंसी इसकी इंक्रीज करनी है। 1 से 2 पर आओ, 2 से 3 पर आओ, 3 से 4 पर आओ, ठीक है। और मॉक सिर्फ लगाना ही पर्पस नहीं है, मॉक के साथ साथ 3 घंटे की एनालिसिस भी करनी जरूरी है। मॉक लगा के छोड़ दिया, एनालाइज किया नहीं, तो कोई पर्पस उसका मीट नहीं होगा। गलती हमेशा गलती ही रह जाएगी, कभी उसमें सुधार नहीं होगा, आपको पता भी नहीं चल पाएगा आपके क्या वीक एरियाज हैं। तो मॉक लगाने का मेन पर्पस ही ये है कि हमें पता चले कि हमारे स्ट्रॉन्ग एरियाज कौन से हैं और हमारे वीक एरियाज कौन से हैं। तो जो भी आपके वीक एरियाज है उनको दोबारा से बैठो, एनालाइज करो, 3 घंटे लगभग दो, अपने जो 2 घंटे का आपने मॉक दिया है उसको 3 घंटे दो, दोबारा से एनालाइज करो सारी चीजों को, जो वीक एरियाज हैं उनको टारगेट करो और उनसे रिलेटेड फिर सेक्शनल टेस्ट लगाओ। जैसे अगर क्यूटी में ज्यादा दिक्कत आ रही है, क्यूटी के पर्टिकुलर किसी टॉपिक में ज्यादा दिक्कत आ रही है, तो उससे रिलेटेड ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस को सॉल्व करो। लीगल रीजनिंग से रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम है या फिर लॉजिकल रीजनिंग में अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है, जैसे कि आर्ग्यूमेंट्स वाले क्वेश्चंस नहीं बन पा रहे हैं, अजम्पशन रीजन वाले क्वेश्चंस नहीं बन पा रहे, तो उनको ज्यादा प्रैक्टिस करो। तो इससे आपका होगा क्या, आप एक पर्टिकुलर चीज के ऊपर जो वीक एरिया है उसी के ऊपर आप टारगेट कर रहे हो बार बार और उसको फिर आप इंप्रूव कर पाओगे। देन उसके बाद आपको यहां पे इस एनालिसिस रूल के अंदर ना करना क्या है, सबसे पहले आपको ये देखना है कि अगर मेरा कोई क्वेश्चन गलत हुआ है तो वो क्यों गलत हुआ है, व्हाई डिड आई गेट दिस रॉन्ग। दूसरा सवाल ये पूछना है, क्या मैं किसी ट्रैप में फंस गया। अगर कोई क्वेश्चन ट्रिकी था जो कि एक्चुअल में ट्रिकी बनाया गया था ताकि आपका टाइम वेस्ट हो सके और मैंने उस ट्रैप को, उस गुगली को नहीं समझ पाया, जिसकी वजह से मैंने टाइम भी वेस्ट किया और मेरे मार्क्स भी नहीं आए, क्या उस ट्रैप में आप फंसे, इस वजह से वो क्वेश्चन गलत हुआ, या फिर आपको नॉलेज ही नहीं थी उस पर्टिकुलर चीज से रिलेटेड, लैक ऑफ नॉलेज की वजह से या फिर लैक ऑफ टाइम की वजह से वो चीजें छूट गई या फिर इम्प्रॉपर वे में हुई। तो ये सारी चीजें आपको एनालाइज करनी है और उनके ऊपर काम करना शुरू करना है और देन उसके बाद सेक्शनल ड्रिल वो आपको करनी पड़ेगी वीक एरियाज को टारगेट करने के लिए। तो ये सारी चीजें जब आप कर लोगे तो आपका मोटिवेशन लेवल अभी जो यहाँ पे है ना, वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ जाएगा, किसी को आपको मोटिवेट करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, सेल्फ मोटिवेटेड रहोगे। तो फाइनल टिप क्या है इस पूरे सेशन की, फाइनल टिप ये है, डोंट ट्रीट द एग्जाम एज अ बर्डन। ये बर्डन नहीं है, क्योंकि आपने गैप लिया है, यहाँ पे ड्रॉप लिया है, तो अब आप इसको बर्डन की तरह ट्रीट मत करो। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, ट्रीट इट एज अ गेम, यू हैव ऑलरेडी लर्न द रूल्स ऑफ, आपने ऑलरेडी
क्लैट दिया हुआ है, और अगर नहीं दिया है तो क्लैट के PYQs को इतनी अच्छी तरीके से एनालाइज किया हुआ है कि आपको ऑलरेडी पता है इस गेम के रूल। अब बस गेम को रूल्स के साथ खेलना है, प्रॉपर तरीके से खेलना है, और जरूर विजय होगी आपकी, जरूर जीतोगे, जरूर ड्रीम कॉलेज मिलेगा। तो ये सारी चीजें अगर आप रिलीजियसली फॉलो करोगे जरूर आपको इंप्रूवमेंट भी यहाँ पर देखने को मिलेगा। और इन केस अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी डाउट है तो आप मुझसे पर्सनली भी कनेक्ट कर सकते हो। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे मेरी मेल आईडी यहाँ पे लिखी हुई है, इस मेल आईडी पर आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हो मेल करके diksha.kumari@247.com। और ये है मेरा टेलीग्राम चैनल लॉ विद दीक्षा 24/7, इसको भी आप जाके ज्वाइन कर सकते हो, जहां पर आप मुझसे पर्सनली कनेक्ट कर पाओगे। और साथ ही साथ अगर किसी बच्चे को तैयारी करनी है स्टार्टिंग से, कोई ड्रॉपर है जिसको तैयारी करनी है शुरुआत से, पूरी ड्रॉपर स्ट्रैटेजी जो मैंने अभी यहाँ पर आपके साथ शेयर की, उसको 1 बाय 1 साथ हमारे साथ मिलकर, हमारी टीम के साथ मिलकर करना है और अपने ड्रीम कॉलेज को अचीव करना है, तो ये बैच जो संकल्प नाम से आपको दिख जाएगा करियर्स अड्डा के एप्लीकेशन पर या फिर वेबसाइट पर, इस बैच में जाकर भी आप इनरोल कर सकते हैं। बहुत ही नॉमिनल से प्राइस पर है, 12 मंथ की वैलिडिटी के साथ आपको यहाँ पे मिलेगा। लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड सेशंस, सारी चीजें यहाँ पर मिलेंगी। 1-to-1 मेंटोरशिप सेशंस मिलेंगे आपको सारी एक्सपर्ट फैकल्टीज के साथ, और उसके अलावा मॉक टेस्ट में कोई भी प्रॉब्लम होगी तो वो भी वहीं पर सॉल्व हो जाएगी। सारी चीजें आप एक बार जाकर चेकआउट कर सकते हैं। करियर्स अड्डा का ऐप या तो ओपन कर लेना या फिर वेबसाइट पर चले जाना, यहाँ पर लॉ कोर्सेज, ऑल कोर्सेज दिखेगा, लॉ एंट्रेंस पे जाना है, क्लैट पर क्लिक करना है, और ये रहा टड़ा आपका बैच। ठीक है, संकल्प बैच ड्रॉपर्स बैच है। इस बैच में आपको इनरोल कैसे करना है वो मैं बता देती हूँ। मोर ऑफर्स में जाना है, मैक्सिमम ऑफर के लिए आप यूज कर सकते हो डिस्काउंट कोड DP01। ठीक है, ये कोड जैसे ही आप यहाँ पर अप्लाई कर दोगे आपको यहाँ पे डिस्काउंट भी देखने को मिल जाएगा, साथ ही साथ मेरी पर्सनल मेंटोरशिप और गाइडेंस में आप यहाँ पे प्रिपेयर करोगे। चलिए गाइज, आई थिंक आपको ये वाली जो वीडियो है वो बहुत यूजफुल लगी होगी। इन केस अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना उन सारे फ्रेंड्स के साथ जो ड्रॉप ले रहे हैं इस साल और क्लैट 2027 देना चाहते हैं और एक स्मार्ट स्ट्रैटेजी सर्च कर रहे हैं। उसके अलावा गाइज, अगर चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।